चलिए, तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। और आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ। आज हम बात करने वाले हैं बेटा क्लास नाइन्थ साइंस का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के टेबल टॉपिक्स क्या हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम तैयार करने वाले हैं। पहली चीज़ बेटा, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डॉल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या होने वाला है, इसमें हम बहुत प्यारे से समझेंगे। फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो कैसे हुई। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई है। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसी हुई, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, थॉमसन का मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल्स, ये तीनों मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। फिर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, और एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या भी इनकी हम करने वाले हैं। ओवरऑल इस चैप्टर के जो भी मोस्ट टॉपिक हैं वो टोटल 9 टॉपिक्स हैं, और इन 9 टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज के साथ हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे पहले टॉपिक्स पे। चलिए, क्या कहता है डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि जो डॉल्टन है उनका जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो अगर आपने डॉल्टन के बारे में अभी इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो हमारी जो पिछली वीडियो है चैप्टर 3 की क्लास 9 साइंस की, उसी चैप्टर से है। और उसमें डॉल्टन ने क्या कहा था, इन 1808 यानी कि 1808 में डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब मैटर एज कंपोज इंडिविजुअल एटम। वो कहते हैं कि इन्होंने 1908 में एक बात कही थी कि जो मेटल होते हैं बेटा, वो जितने भी मैटर हैं वो सब एटम से मिलकर बने होते हैं, कंपोज होके। और एटम वो कड़ी होती है जो कि इंडिविजुअल है, दिखती भी नहीं है, और इनडिवाइडेबल भी है कि एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। However, by the late 19th century, expensively subatomic particles, element, proton, neutron, leading the revision of concept। और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद 19th सेंचुरी के बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी की चीज़ चलिए अब बात करते हैं मेन, जो कि हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया है, कैसे जाना गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नामक एक एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व पता लगाया। यानी वो क्या कहते हैं, जे थॉमसन डिस्कवर्ड बाय एक्सटेंस ऑफ एलिमेंट बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। चलिए, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कैथोड रे क्या है, कैथोड रे क्या है, कैथोड रे क्या है। तो वो कहते हैं बेटा एक वैक्यूम ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रॉन कैथोड और नोड होते हैं, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन की बीम बनाने के लिए किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो बीम होगा उसको बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात कैथोड रे ट्यूब अ वैक्यूम ट्यूब विथ इलेक्ट्रोड्स, यानी कैथोड एंड नोड्स यूज टू प्रोड्यूस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात एक कैथोड रे होती है जिसके अंदर एक वैक्यूम बनाया जाता है, जिसमें हमें दिखाई देते हैं एनोड और कैथोड, जिनका एक बीम बनता है बेटा, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैथोड रे। क्लियर है। ये कैथोड रे का डायग्राम है। ये देखिए, ये वाली जो चीज़ें हैं ये एनोड है। क्या है, ये एनोड है बेटा। ये वाला जो बीम यहाँ बन रहा है ये कैथोड बीम होता है, और यहाँ पर हीट दी जा रही, हीट देने से होगा, तो इसे कहते हैं। और ये है उसकी स्क्रीन जिस पे ये दिखाई दे रहे हैं। और ये वो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है जी। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे बात करेंगे, सॉरी ओ चलिए, हाई वोल्टेज। अब बात करते हैं बेटा हाई वोल्टेज बिजली नेगेटिव
बिजली के अंदर जो नेगेटिव होती है उसे कैथोड, और पॉजिटिव जो होता है वो एनोड इलेक्ट्रॉन की ओर बहती है। यानी कि जो बिजली होती है बेटा, जो उसके अंदर बेटा लाइट इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो फ्लो करती है नेगेटिव कैथोड की तरफ। यानी कि जो नेगेटिव बर्ड होती है, जो नेगेटिव लाइट होती है, वो बेटा यहाँ पर आती है, और जो पॉजिटिव हो गई वो ये रही बेटा जो कैथोड कहलाती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई गैस या इलेक्ट्रॉन मटेरियल की परवाह किए बिना। यहाँ पर किसी प्रकार की गैस या मटेरियल का कोई वो चिंता नहीं ली गई थी। साबित क्या हुआ, खोज क्या निकली, यह साबित किया गया कि एटम डिविजिबल होते हैं, पर उनमें इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। और यहाँ से एक बात सिद्ध हुई कि जितने भी एटम्स हैं बेटा, एटम्स डिविजिबल तो हैं, लेकिन उनके अंदर भी सब एटमिक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटमिक्स हैं। एटम को डिवाइड तो किया जा सकता है, लेकिन किस में, या तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन जैसे सब एटमिक होते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई ये बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं की बात करें, अभी हमने बात करा था इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है। अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एटम को नेगेटिव चार्ज वाले एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन एटम यानी अणु के नेगेटिव यानी नकारात्मक या नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज वाले एटम है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई बार बेटा एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, तो माइनस, आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइनस होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 16 C। कूलम का मतलब होता है चार्ज, कूलम का मतलब चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो SI यूनिट है बेटा वो C है, C का मतलब है कूलम, कि कितने एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, द्रव्यमान कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -30 kg, कई बार आ जाता। सिंबल की बात करें, इसका सिंबल क्या है, तो माइनस का ये है। इलेक्ट्रॉन आर एक्सैक्टली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, दे आर फाउंड आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात मानो ये केंद्र है किसी परमाणु का और ये उसका क्या है, केंद्र, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर पाए जाएंगे, केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी अणु के एटम्स के बाह्य पार्ट में, आउटसाइड पार्ट में मिलेंगे आपको, उसके न्यूक्लियस में नहीं मिलेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। चलिए आगे की क्या है, आगे बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, आखिरकार प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और कैसे अपने अस्तित्व में आया। तो प्रोटॉन की खोज करने वाले हैं ई गोल्डस्टीन, जो कि ये साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गोल्डस्टीन है। अपने मशहूर एनोड रेंज, कैनाल रेंज पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिएशन, अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिएशन थे, जिसे कैनाल रेंज भी कहते हैं, अर्थात ऐसे चार्ज जो पॉजिटिव हैं, धनात्मक चार्ज होते थे, जिन्हें कैनाल रेंज कहते थे। और इसी एक्सपेरिमेंट से इन्हें एटम को नाम दिया था प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। तो इन्होंने कहा जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस वाला भाग है वो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने नाम क्या दिया, प्रोटॉन चार्ज दिया। चलिए प्रोटॉन की बेटा विशेषताएं क्या है, प्रोटॉन की विशेषताओं की बात करते हैं। तो प्रोटॉन की जो विशेषताएं हैं, फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, तो सबसे पहला प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा बेटा, अब आपको पता है कि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर चार्ज सेम उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होगा। बात करें बेटा मास की, द्रव्यमान किसका कितना होगा, द्रव्यमान की बात करें तो बेटा इसका जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1.67 10 की पावर 24 माइनस का ग्राम आएगा, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सर्वांग सम होगा, समानुपाती होगा। क्लियर है बेटा।
अब आ जाओ बेटा, न्यूटन की खोज कैसे हुई। तो ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है कि न्यूटन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूटन। तो जे चैडविक ने हल्के एलिमेंट, जे चैडविक ने देखा कि कुछ एलिमेंट हैं बहुत हल्के, जैसे लिथियम हो गया, बोरॉन हो गए, पर अल्फा पार्टिकल से बमबारी की। मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 12,000 पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल मारे। उन अल्फा पार्टिकल से जब इन्होंने देखा कि इसमें जो बमबारी करने और प्रोटॉन के बराबर मास वाले न्यूट्रल पार्टिकल, जिन्हें न्यूटन कहा, और इन्होंने जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल मारे तो इन्हें पता चला कि एक और चीज इसके केंद्र में होती है जो प्रोटॉन के मास के बराबर होती है और वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। उसी को इन्होंने न्यूट्रल को नाम दे दिया न्यूटन। यानी इनका मानना था कि जो इस न्यूट्रल्स के अंदर जो न्यूट्रल पार्ट है, नेचुरल पार्ट है न्यूट्रल, उस पार्ट को इन्होंने क्या कर दिया बेटा? न्यूटन कह दिया। और इसी से खोज हुई थी किसकी? चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नगण्य है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में खत्म है, इसलिए एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का योग एटॉमिक मास कहलाता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसी का एटॉमिक मास बन जाता है। जैसे आपने पता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। अब हाइड्रोजन में एक तो आपका प्रोटॉन होगा और एक आपका न्यूट्रॉन होगा, तो दोनों को अगर 1 और 1 कर दिया जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। अब आते हैं बेटा मॉडल पे। तो सबसे पहला परमाणु मॉडल है वो थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो थॉमसन ने परमाणु के मॉडल के बारे में क्या बताया? तो सबसे पहली बात, थॉमसन ने कहने का मतलब था कि पहला मॉडल था जो कि विचाराधीन हुआ है। तुलना किससे की गई थी बेटा? इसकी एनालाइज किया गया था। परमाणु की तुलना तरबूज और ड्राई फ्रूट केक से की गई थी। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो रेड इनेबल पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके अंदर धसे होते हैं जो कि उस तरबूज के ब्लैक सीड होते हैं। ऐसे केक के अंदर आपने देखा होगा, केक के अंदर सारा पार्ट पॉजिटिव पार्ट चार्ज है यानी प्रोटॉन का, और जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट लगे होते हैं ना बेटा, ये जो दिख रहे हैं आपको, वो इसका नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है। देखा जाए तो इस तरीके का उन्होंने बताया था। क्लियर है? वैकल्पिक तुलना, इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहेंगे आप? प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर है? यहां तक समझ गए होंगे इन्होंने क्या कहा था। अब बात करते हैं बेटा रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इनके परमाणु मॉडल को कई बार क्या कहा जाता है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या, सोने की एक पन्नी का इस्तेमाल किया था जिसपे अल्फा कण। अब जो सोने की पन्नी है वो कितनी मोटी थी बेटा? तो 1000 एटम के जितनी मोटी थी। कितनी? और इस पे जो अल्फा कण थे ना बेटा, वो कितने थे? तो अल्फा कण 12,000 थे। जब इनकी एक एक्सपेरिमेंट किया तो ये सोने की पन्नी से किया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सोने की पन्नी को ही क्यों लिया? तो बेटा सोने की पन्नी एक बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है और सोने की पन्नी के 1000 एटम जितनी मोटी बनाई जा सकती है जो काम करने लायक हो सकती है। अब कोई कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि जैसे चांदी है उसे क्यों नहीं लिया? बेटा चांदी को इतना पतला करते हैं तो वो टूटने लग जाएगी, इसीलिए इन्होंने किसको लिया था? सोने को। ठीक है, सिर्फ एटम। अब अल्फा पार्टिकल की बात करें बेटा, अल्फा पार्टिकल दोगुने चार्ज वाले हीलियम आयन थे। तो अल्फा पार्टिकल क्या थे? उस सोने के एटम के डबल चार्ज वाले हीलियम के कण थे। और द्रव्यमान देखा जाए तो 4u तेज गति वाले, काफ़ी ऊर्जा वाले, यानी कि इसके अंदर बहुत फास्ट मूविंग एंड साइनिफिकेशन एनर्जी के साथ उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले अल्फा कण थे जो कि हीलियम कण थे। चलिए अवलोकन क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या ऑब्जर्वेशन निकाली इन्होंने जो हमें सामने देखने को मिलती है। तो इनका कहना था कि ज़्यादातर अल्फा कण उस सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे पास स्टेट थ्रू द गोल्डन फॉयल, यानी गोल्डन फॉयल से सीधे बाहर निकल गए।
इसका मतलब उन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा भाग एटम का कैसा है बेटा, खाली है। दूसरा, कुछ अल्फा कणों में छोटे कणों पर डिस्प्लेशन हुआ। डिस्प्लेशन का मतलब है वो अपने मार्ग से भटक गए। तो उनका कहना है कि कुछ पार्टिकल ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो अपने वे से डिस्प्लेस हो गए, थोड़ा भटक गए। इसका मतलब जैसे जैसे वो केंद्र की तरफ आए वैसे वैसे केंद्र के पास एक पावर है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल राउंडेड, यानी कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो जहां से गए उसी डायरेक्शन में रिटर्न होके आए। तो इन्होंने यहां से ऑब्जर्वेशन लगाई कि जो एटम्स की पावर है वो बेटा उसके केंद्र में है। कहां पर है? उसके सेंटर में है। तो एटम की पावर उसके सेंटर में पाई जाती है। और वहां पर उसे क्या कहा उन्होंने कि धनावेशित जो एरिया होता है एटम्स का वो उसके केंद्र में होता है और बाकी पार्ट उसका लगभग खाली होता है। चलिए न्यूक्लियस की बात करें। अभी सभी ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने यह फाइनल मॉडल पेश किया, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन फाइनल मॉडल इन्होंने जब रदरफोर्ड ने पेश किया आफ्टर सारी ऑब्जर्वेशन के, तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस है और ये बेटा केंद्र में होता है परमाणु की, और कैसा चार्ज वाला होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस लगभग सारा मास न्यूक्लियस में होता है और वो कहते हैं कि एटम का जो मास है वो लगभग किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। एटम एक न्यूक्लियस बहुत घना होता है। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज की तुलना में बहुत कम होता है। अब एटम इतना बड़ा लेकिन न्यूक्लियस तो उसके हिसाब से बहुत छोटा होता है। तो कहा जाता है कि एटम के साइज के तुलना में बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसका जो साइज होता है न्यूक्लियस का वेरी लेस होता है कंपेयरिंग टू एटम साइज। क्लियर है? अब बात करेंगे बेटा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की और आगे जो उन्होंने बताया है। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में सबसे पहले रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित विशेषताएं क्या थी? परमाणु में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, ये बिल्कुल बात सही थी जो इन्होंने सिद्ध करके दिखाई। और लगभग सारा द्रव्यमान न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी बिल्कुल बात सही थी जो इन्होंने उस समय सिद्ध करके दिखाई कि द पॉजिटिव प्लेसेस इन न्यूक्लियस इज एटम नियरली ऑल द मास रिसाइड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सारा किस केंद्र के अंदर। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर अच्छी तरह अपरिभाषित कक्ष में घूमते हैं, यानी कि जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? सेंटर न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयरिंग टू साइज ऑफ एटम। तो ये भी बात, ये वो विशेषताएं थी जो रदरफोर्ड के मॉडल की विशेषताएं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या विशेषताएं, उन्होंने क्या सिद्ध किया, तो ये सारी चीजें। अब बात आते हैं बेटा बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स परमाणु मॉडल। अब बात करते हैं यहाँ पर एक पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। लिस्ट द पोस्टुलेट स्टेट ऑफ नील्स बोर टू ओवरकम ड्रॉबैक इन रदरफोर्ड मॉडल, अर्थात नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के कौन कौन से सिद्धांत बताए। तो अब रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां थी, उन कमियों को खत्म करने वाले आए कौन से साइंटिस्ट? नील्स बोर बेटा, जिनका जन्म हुआ था 1913 में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बोर के सिद्धांत क्या थे? इलेक्ट्रॉन बिना रेडिएंट एनर्जी निकाले स्टेबल ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। ऑर्बिट में एक निश्चित एनर्जी होती है, वो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब घूमते हैं अराउंड अस किसके? एटम के, जब वो चारों तरफ घूमते हैं तो बिना किसी की ऊर्जा खोए अपनी ऑर्बिट में वो इनेबलिंग रेडिएशन एनर्जी, सच ऑर्बिट हैज़ द डिफरेंट एनर्जी एंड कॉल्ड एनर्जी सेल। और वो कहते हैं जितनी भी कोशिकाएं हैं, जैसे ये देखो 1 2, इन सभी ऑर्बिट सेल की अपनी एक अलग एनर्जी होती है और इसीलिए एनर्जी सेल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। इन्हीं ऑर्बिट को उन्होंने एनर्जी लेवल KLM सेल के रूप में परिभाषित किया। जब इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल में होते हैं तो उसे ग्राउंड स्टेट भी कहा सकता है, यानी कि लोएस्ट लेवल पे होंगे तो उसे क्या कहेंगे? ग्राउंड। चलिए आगे की बात करें बेटा, आगे की बात क्या है? इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट या एनर्जी लेवल से दूसरे में जाते हैं तो एनर्जी छोड़ते या खोते हैं। जैसे मानो वो कह रहा कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में था,
जैसे ये एनर्जी लेवल 2 में था, सॉरी, और 2 से जब 1 में गया तो ये अपनी 1 की एनर्जी इसने खो दी। अर्थात जब कोई एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा या आएगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा। ठीक है, जब वह ज़्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल पर जाता है तो एनर्जी छोड़ता है, यानी कि हाई से लो की तरफ जाएगा तो एनर्जी खत्म कर देगा, और जब वह कम एनर्जी से अधिक एनर्जी पर जाता है अर्थात वो गेन कर रहा है। सिंपल सा वर्ड है। व्हेन द जंप इन द हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी इज इमेंटिंग एनर्जी, मतलब खो देगा, राइट। अब्जॉर्ब द एनर्जी विल जंप टू लोअर टू हाई, जब लो से हाई में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन यहां पर भी आया हुआ, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट, अर्थात इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूट बोर वरी स्कीम के अनुसार, यानी कि जो नील्स बोर थे उनके हिसाब से देखें तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n की पावर 2 के अनुसार होती है, जहां n सेलों की संख्या होगी और 2n2 इस खास सेल में रखे जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है। जैसे पहली n बराबर पहली संख्या 1 थी, अब 1 में कितने आएंगे तो k सेल में आपको पता है k बराबर होगा 2n की पावर 2। अब हाइड्रोजन की चेक कर लें तो हाइड्रोजन मतलब 2 और इसकी 1 की स्क्वायर 1 तो आ जाएगा 2। अब हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और 2 के रूल के हिसाब से हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 2। क्लियर है बेटा? चलिए, ऐसे ही अगली सेल में तो पहले के में 2, फिर एल में 8, एम में 18 और एन में 32, यानी कि टोटल 32 होते। लेकिन आपकी क्लास में अभी हम जो पढ़ाएंगे उसमें मैक्सिमम 18 से 20 इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं, 18 से 20 आपको एटॉमिक नंबर पढ़ने हैं। तो उसके लिए हम जो नया रूल लेके आते हैं बेटा 2 8 8 8, ये वाला रूल आते हैं कि पहली कोर्स में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में भी 8। चलिए आगे बात करेंगे बेटा, तो किसी खास सेल में, जैसे कि ये हमने बात कर ली है कैसे एल में एन में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन करने का टाइम आता है। अगर आपने पुरानी वीडियो देख रखी है तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 1808 की बात कहेंगे, फिर थॉमसन ने जो डिस्कवरिंग किया इलेक्ट्रॉन की वो बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने 1911 में जो गोल्ड का एक्सपेरिमेंट करा उसके बारे में बताएंगे, फिर बोर का परमाणु मॉडल आया जो कि आज तक चल रहा है, फिर बोरी और चैडविक, इनके बारे में भी हम थोड़ी देर में बाद में चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं बेटा संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या होता है वैलेंसी, और वैलेंसी का मतलब होता है किसी एटम के सबसे बाहरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोवैलेंस का मतलब वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज एटम नाउ इज द कोवैलेंस इलेक्ट्रॉन, अर्थात जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बाहर की सेल में कितने एटम हैं 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी संयोजकता कितनी हो गई 1, क्योंकि इसको कितने चाहिए होते हैं 2, एक इसके पास है, या तो एक किसी से ले सकता है या ये किसी से। तो किसी भी एटम के कितने एटम प्राप्त करने या कितने एटम देने की क्षमता होती है उसी को कहते हैं उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी। एटम की कंबाइंड कैपेसिटी एक या अलग अलग एटम के साथ रिएक्टिविटी करने के लिए क्रिया करने को ही उसकी वैलेंसी कहा जाता है, कि वो एक साथ कितने एटम के साथ रिएक्ट कर सकता है, कितने के साथ अपने बॉन्ड बना सकता है। जिन एलिमेंट एटम का सबसे बाहरी सेल पूरी तरह भरा होता है बहुत कम केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, बहुत कम। जैसे आपने देखा होगा हीलियम बहुत कम एक्टिविटी दिखाता है। फिर आता है नियोन, और नियोन के बाद आता है आर्गन। बेटे ये बहुत कम एक्टिव दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो आखिरी सेल होते हैं, जैसे हीलियम बेटा दूसरे नंबर पे आता है 2, के सेल में कितने 2, इसकी बाहर की कोश क्या है बेटा भरी हुई है, इसका मतलब ये बहुत कम रिएक्टिविटी वहां पर देखने को प्रेजेंट करेगा। चलिए यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं
जैसे हाइड्रोजन की बाहर सेल में एक है, हीलियम की 2 है, तो इसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हीलियम के बाद नियोन पूरा भरा हुआ, ऑर्गन भरा हुआ। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी कई बार आया है कि हीलियम, नियोन और ऑर्गन, इनकी जो वैलेंसी है वो 0 क्यों है? क्योंकि बेटा इनकी जो बाह्य सेल है वो पूरी भरी हुई है, इन्हें ना तो किसी के साथ लेने की किसी से, ना किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आपने ये पढ़े ही होंगे। चलिए, अब इसके साथ आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, चैप्टर आपका है ख़त्म। ठीक है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपसे इसकी 2 ही चीज़ है कि एक तो सबसे पहले अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की क्या मिल जाएगी, और लिंक मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।